हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा आज आपको एडवांस ऑडिटिंग से 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन पार्ट 1 में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो डीडीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनका जो है टाइम टेबल चेंज हो चुका है, नया संशोधित टाइम टेबल आया हुआ है, तो आप डीडीयू के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एकांकी व्यापार का अंकेक्षण होता है ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी वैधानिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है बी ऐच्छिक, यानी एकांकी व्यापार का अंकेक्षण जो होता है ऐच्छिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है ए ऐच्छिक, बी वैधानिक, सी अनिवार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शन सही है वो है ए ऐच्छिक, यानी साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण भी ऐच्छिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है ए समझौता के आधार पर, बी वैधानिक प्रावधान के आधार पर, सी सीएजी के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन हुआ है ए समझौते के आधार पर। एक साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति जो होती है समझौता के आधार पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कंपनी अंकेक्षक को पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए 141, बी धारा 142, सी धारा 148, डी धारा 145। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपकी जो सही ऑप्शन है बी धारा 142 में कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन किया गया धारा 142 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है ए 139, बी 144, सी 145, डी 152। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए धारा 139, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 139 के अंतर्गत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एकांकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है ए समझौते के आधार पर, बी वैधानिक प्रावधान के आधार पर, सी सीएजी के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए समझौते के आधार पर, यानी एकांकी व्यापार में भी अंकेक्षक की नियुक्ति समझौते के आधार पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है ए संचालकों द्वारा, बी अंशधारियों द्वारा, सी केंद्रीय सरकार द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन हुआ है डी उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति संचालकों द्वारा भी की जाती है, अंशधारियों द्वारा भी की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा भी की जा सकती है, उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है। ए कंपनी के संचालक, बी कंपनी का अंशधारियों, सी केंद्रीय सरकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है सी केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का विशेष अंकेक्षण कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है। शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए
कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए 139, बी 140, सी 143, डी 146। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी 143। शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति धारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? ए 143, बी 144, सी 145, डी 146। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है ए धारा 143। क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा आयोजन किया जाता है ए विशिष्ट उद्देश्य से, बी सामान्य उद्देश्य से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए विशेष उद्देश्य से। आयोजन किया जाता है विशेष उद्देश्य से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा शोधन कोष बनाया जाता है, शोधन कोष बनाया जाता है ए विशेष उद्देश्य से, बी सामान्य उद्देश्य से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है ए विशेष उद्देश्य से। शोधन कोष बनाया जाता है विशेष उद्देश्य से। तो 12 का ए सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संचय किया जाता है ए सामान्य उद्देश्य से, बी विशिष्ट उद्देश्य से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए सामान्य उद्देश्य से। संचय जो किया जाता है सामान्य उद्देश्य से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 संबंधित है ए पार्षद अंत नियम सीमा नियम, बी पार्षद अंत नियम, सी प्रविवरण, डी मिनट बुक। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए पार्षद सीमा नियम, यानी कंपनी अधिनियम की धारा 4 संबंधित है पार्षद सीमा नियम से। इसमें पार्षद सीमा नियम के कंटेंट्स दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं? ए पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंत नियम, सी प्रविवरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए पार्षद सीमा नियम। 15 का ए पार्षद सीमा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है ए पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंत नियम, सी प्रविवरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी पार्षद अंत नियम, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है पार्षद अंत नियम से। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 16 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है ए पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंत नियम, सी प्रविवरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है सी प्रविवरण। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है प्रविवरण से। 17 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा टेबल एफ विकल्प है। टेबल एफ विकल्प है तो किसके विकल्प में टेबल एफ यूज किया जाता है? मतलब क्या अगर जो हम ना बनाएं तो उसके बदले में हम टेबल एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंत नियम, सी प्रविवरण, डी मिनट बुक्स। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है बी पार्षद अंत नियम। अगर किसी कंपनी में पार्षद अंत नियम नहीं बनाया जाता तो उसके जगह पे टेबल एफ यूज किया जाता है। टेबल एफ के प्रावधान लागू होते हैं। तो 18 का 20 सही है, पार्षद अंत नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कर अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी अंकेक्षक को चाहिए कि अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी अंकेक्षक को चाहिए कि ए नियुक्ति संबंधी जांच कर ले, बी व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले, सी वैधानिक प्रलेखों का निरीक्षण कर ले, डी
गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन कर ले। ई उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है ई वाला ऑप्शन सही है। ये सभी क्या करना चाहिए, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ये सबकी जांच कर लेनी चाहिए उसको, ठीक है। ये सभी सबके बारे में जानकारी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ई वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है। ए प्रविवरण, बी मिनट बुक, सी न्यूनतम अभिधान। सॉरी फ्रेंड्स देखिए ये अभियान हो गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर, तो इसको आप सही कर लीजिए। न्यूनतम अभिधान क्या है, न्यूनतम अभिधान। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी न्यूनतम अभिधान। क्या कहते हैं, न्यूनतम अभिधान, यानी 21 वाले का सी सही है, न्यूनतम अभिधान। हम इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोला करते हैं। सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला करते हैं, ठीक है, न्यूनतम अभिधान। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 संबंधित है। ए अंश प्रमाण पत्र, बी सुरक्षित पूंजी, सी अंश पूंजी में कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपकी जो सही ऑप्शन वह है ए अंश प्रमाण पत्र, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 अंश प्रमाण पत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 संबंधित है। ए अंशों का मूल्य पर निर्गमन, सॉरी हाँ अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर, फिर यहां पे देखिए ध्यान से। ए अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, ए ध्यान दीजिए, ए अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, बी अंशों का बट्टा पर निर्गमन, सी अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 53 संबंधित है अंशों का बट्टा पर निर्गमन से, ठीक है, यानी 23 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है। ए अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, बी बट्टे पर अंशों का निर्गमन, सी सममूल्य पर अंशों का निर्गमन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन वह है ए अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, यानी प्रीमियम पर या प्रब्याज पर कह सकते हैं आप अंशों का निर्गमन, ठीक है। जब हम अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करते हैं ना, तो उसको कहते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन या अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 24 का ए जो संबंधित है धारा 52 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 संबंधित है। ए पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन व शोधन, बी पूंजी से ब्याज का भुगतान, सी ऋण पत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन वह है ए पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन व शोधन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 संबंधित है। ए अंश पूंजी में कमी, बी सुरक्षित पूंजी, सी अंश प्रमाण पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलो फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है 26 का ए, यानी अंश पूंजी में कमी। धारा 66 संबंधित है, अंश पूंजी में कमी से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है निम्न में से किन अंशों को कटौती पर निर्गमन किया जा सकता है। यहां पर रहेगा कटौती पर निर्गमन किया जा सकता है। ए समतांश, बी पूर्वाधिकार अंश, सी स्वैट अंश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन वह है सी स्वैट अंश। स्वैट अंश को कटौती पर निर्गमन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है बी 3। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 संबंधित है। चलिए ए कार्यवाही विवरण पुस्तिका, बी वैधानिक प्रतिवेदन, सी समामेलन से पूर्व लाभ, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है बी वैधानिक प्रतिवेदन, यानी 29 का बी आपका सही है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 संबंधित है वैधानिक प्रतिवेदन से, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो चलिए ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है ए 2। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 संबंधित है। ए अंश प्रमाण पत्र, बी अंश अधिपत्र, सी अंशों का हस्तांतरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है बी अंश अधिपत्र, अंश अधिपत्र बी वाला सही है। ये धारा 71 जो है अंश अधिपत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 संबंधित है। ए अंश या ऋणपत्र की प्रकृति, बी बोनस अंश का निर्गमन, सी पूंजी से ब्याज का भुगतान, डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है ए अंश या ऋणपत्र की प्रकृति जो है धारा 44 से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका सही है 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 88 संबंधित है। ए कार्यवाही विवरण पुस्तिका, बी समामेलन से पूर्व लाभ, सी प्रारंभिक व्यय, डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है ए कार्यवाही विवरण पुस्तिका, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 88 संबंधित है कार्यवाही विवरण पुस्तिका से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा अनुसंधान कराया जाता है। ए विशिष्ट उद्देश्य से, बी सामान्य उद्देश्य से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है ए विशिष्ट उद्देश्य से, अनुसंधान कराया जाता है विशिष्ट उद्देश्य से। तो ए ऑप्शन आपका सही है 34 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 अनुसंधान कराया जाता है। ए व्यवसाय के मालिक द्वारा, बी बाह्य पक्ष द्वारा, सी दोनों के द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी दोनों के द्वारा अनुसंधान कराया जाता है, दोनों के द्वारा, यानी बाह्य व्यवसाय के मालिक द्वारा भी और बाह्य पक्षों के द्वारा भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अनुसंधान किया जा सकता है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, बी लेखपाल के द्वारा, सी दोनों के द्वारा, डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है सी दोनों के द्वारा अनुसंधान किया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, लेखपाल के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अंकेक्षण केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा अनुसंधान होता है। ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है 37 का बी, यानी ऐच्छिक, अनुसंधान होता है ऐच्छिक। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनुसंधान कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो 37 का बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 अनुसंधान प्रारंभ होता है जब लेखांकन समाप्त होता है, बी जब अंकेक्षण समाप्त होता है, सी जब पुस्तकालन समाप्त होता है,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है बी, जब अंकेक्षण समाप्त होता है वहां अनुसंधान प्रारंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अनुसंधान, देखिए थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, अनुसंधान प्रतिवेदन होता है ए संक्षिप्त, बी विस्तृत, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है बी विस्तृत। अनुसंधान का जो प्रतिवेदन होता है विस्तृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कर लापरवाही के लिए दायित्व है ए अपराध दायित्व, बी दीवानी दायित्व, सी अन्य दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है बी दीवानी दायित्व, यानी लापरवाही के लिए दायित्व जो है दीवानी दायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कह चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को देना है। चिट्ठे की सही सूचना, थोड़ा सा अंशधारी एक में होना चाहिए, तो उस चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना है। ए दीवानी दायित्व, बी अपराध दायित्व, सी अन्य दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है ए दीवानी दायित्व। चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना दीवानी दायित्व के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है। त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है। ए दीवानी दायित्व, बी अपराध दायित्व, सी अन्य दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है ए दीवानी दायित्व। त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना दीवानी दायित्व के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है। सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है ए अंकेक्षक का दायित्व, बी सहायकों का दायित्व, सी नियोक्ता का दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए अंकेक्षकों का दायित्व। अगर जो अंकेक्षण कार्य करते समय अंकेक्षक के जो सहायक होते हैं, अगर वो लापरवाही करते हैं, उनके पास से कोई भी अगर दायित्व उत्पन्न होता है तो वो दायित्व जो होगा अंकेक्षक के प्रति उत्पन्न होगा। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अंकेक्षक होगा। तो 43 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है। ए अपराध दायित्व, बी दीवानी दायित्व, सी अन्य दायित्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए अपराध दायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है। ए सीमित, बी असीमित, सी सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है सी सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों का नष्ट करना है। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों का नष्ट करना है। ए दीवानी दायित्व, बी अपराध दायित्व, सी अन्य दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 46 का बी सही है, अपराध दायित्व। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों का नष्ट करना जो है अपराध दायित्व है। 46 का बी अपराध दायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अंशों के निर्गमन पर अभिगोपक कमीशन दिया जाता है। अंशों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन दिया जाता है। ए 2%, बी 2.5%, सी 5%, डी 10%। तो चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है सी 5%, यानी अंशों के निर्गमन पर अभिगोपन जो कमीशन दिया जाता है, अंडरराइटर कमीशन, वो 5% दिया जाता है क्योंकि ये ज्यादा रिस्की होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन दिया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन दिया जाता है। ए 2%, बी 2.5%, सी 5%, डी 10%। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है बी 2.5%। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन दिया जाता है 2.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा वह ऋण पत्र जो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। ए रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाता है, बी वाहक ऋण पत्र कहलाता है, सी सुरक्षित ऋण पत्र, डी साधारण ऋण पत्र। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है बी वाहक ऋण पत्र। ये जैसे ही हम किसी के
पास हस्तांतरण कर देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, स्वामी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है यदि बकाया याचना पर पार्षद अंतरिम में ब्याज का प्रावधान है तो यह दर से अधिक नहीं हो सकती। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो 5% से अधिक नहीं हो सकती, बी 10% से अधिक नहीं हो सकती, सी 12% से अधिक नहीं हो सकती, डी 15% से। तो आपका जो सी ऑप्शन वह है डी 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। फिर आपको बता दें कि फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फ्रेंड्स आपके एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद से बहुत अच्छे मैं टॉपिक पे क्वेश्चन बनाने वाला हूं जो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। फ्रेंड्स एक और बात बता दें कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में कि इसका लाभ वो भी उठा पाएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।